Hi, good morning. This is Komal Chaudhary. I welcome to all at the YouTube channel GIS 365। आज का हमारा डिस्कशन करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जहां हम हर रोज की तरह MCQs के फॉर्मेट में करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको रिवीजन करना है चीज़ों का कि जो भी क्लासेस GIS 365 पर होती हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो NCERTs हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे हिस्ट्री वाला पोर्शन हो, है ना, जो जो लेक्चर GIS 365 के प्लेटफॉर्म पर होते हैं, आप सब उसे रिवाइज करना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे GIS 365 @u, जहाँ हर रोज़ हम हमारी क्लास से रिलेटेड जो भी PDF हम स्लाइड आपको पैनल पे दिखाते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल रहता है और आप एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं चीज़ें इजीली। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की प्रस्तावित थिएटराइजेशन योजना के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए है सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करना। ऑप्शन बी है सैन्य शाखा के लिए एकल सेवा विशिष्ट कमान स्थापित करना। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के संसाधनों को एकीकृत भौगोलिक कमानों में एकीकृत करना ये है। ऑप्शन डी रहेगा हमारा अधिक विशेषज्ञताओं के लिए कमानों की संख्या बढ़ाना। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमारे डिजिटल थिएटराइजेशन से रिलेटेड है। तो जानते हैं पहले कि जो डिजिटल थिएटराइजेशन है भारत है क्या, उसका उद्देश्य क्या है। तो जो थिएटराइजेशन है वह भारत के जो सशस्त्र बल है, जो सेना है, उसमें एक सुधार के रूप में उसे हम देखते हैं, जिसका उद्देश्य है कि पारंपरिक सेवा और जो पारंपरिक सेवा है, जैसे कि हर फोर्स में, चाहे हम एयरफोर्स की बात करें, चाहे हम नेवी की बात करें, चाहे हम आर्मी की बात करें, चाहे हम यानी कि थल सेना की बात करें, चाहे हम जल सेना की बात करें, हम वायुसेना की बात करें, हर सेना में कुछ विशिष्ट से कमांडो होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एयरफोर्स में कह सकते हैं गरुड़, राइट। मिलिट्री जिसे हम बोलते हैं SF थल सेना में। इसी तरीके से जल सेना में होते हैं मार्कोस। तो क्या है कि जो नॉर्मल सैनिक हैं, सामान्य सैनिक हैं, पारंपरिक सेवा जो देते हैं उनका, और जो स्पेशल कैडेट्स हैं, जो विशेष कमांडो हैं, उनको दोनों को एक साथ लाना, इसके लिए एक थिएटर कमांड स्थापित करना है। ठीक है, दृष्टिकोण क्या है, क्या ओरिएंटेशन है, क्या दृष्टि मतलब क्या सोचकर हमने इसको करना है, इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा। तो थल सेना, नौसेना या वायुसेना, जो भी लागत होती है, संसाधनों रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं, उन सबको क्या कहते हैं, एकीकृत कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि कोई भी ऑपरेशन है उसमें क्या हो, समन्वयता हो सकती है तीनों सेनाओं के बीच। ठीक है, जो हमारे निर्णय लेने की स्पीड को बढ़ाता है, साथ ही साथ एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ाएगा। ठीक, जब दक्षता बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑपरेशन सक्सेसफुली होने की संभावना है और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, वो एक अलग बेनिफिट हो सकता है ना। फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें तो आज़ादी के बाद से ही भारत के सैन्य संगठन में, यानी आर्मी में, सबसे महत्वपूर्ण सुधार के रूप में से देखा जा रहा है। इसमें जो जो हमारी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे, कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे, उसमें CDS के रूप में, CDS बहुत इंपॉर्टेंट क्या रोल यहाँ पे निभा रहे हैं। ठीक है, जबकि हम जब बात कर रहे हैं डिजिटल थिएटराइजेशन की, है ना, डिजिटल थिएटराइजेशन, तो इससे जो हमारे सुरक्षा बल है उनमें यह क्या दोहराव का वादा करता है, साथ ही साथ अंतर सेवा चिंता या फिर भारत के जो विशिष्ट दृष्टिकोण है उसकी आवश्यकता होती है, लागत है, परिचालन संक्रमण है, उनसे जो चुनौतियां हैं उनका सामना कर रहा है ना। तो इन सभी समस्याओं के रूप में एक समाधान देखा गया कि जो विशिष्ट सेवा है और जो पारंपरिक सेवा है उनको एक साथ लाना, है ना। क्लियर पॉइंट। तो इसमें जो एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी एजेंसी काम करने वाली, क्वेश्चन ये आते एक चीज एडिशनल आप सीख सकते हैं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारे CDS में रहता है वो इसमें इन्वॉल्व है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। साथ ही साथ एक और यहाँ पे संस्था इन्वॉल्व है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे CDS और
डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये दोनों मिलके इसे बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, तो थल सेना और वायुसेना के संसाधनों को एकीकृत करने के लिए भौगोलिक कमानों में सुव्यवस्थित करना या एकीकृत करना इज राइट आंसर है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे राइट आंसर है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप देखेंगे क्या है। भारत में चाय की खेती के लिए निम्नलिखित कौन सी जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? यानी कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? चाय की खेती से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, जलवायु के बारे में पूछ रहा है, कैसी जलवायु यहाँ पे होनी चाहिए। ऑप्शन हमारे कम आर्द्रता और क्षारीय मृदा होनी चाहिए, न्यूनतम वर्षा, कम कार्बनिक पदार्थ, रेतीली मिट्टी, अच्छी जल निकासी वाली अम्लीय मृदा के साथ साथ 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री के बीच का तापमान, है ना। तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे, समझेंगे कि चाय की खेती के लिए कौन कौन सी जरूरी जलवायु है जो ज़्यादा उपजाऊ होती है, ज़्यादा हम पैदावार कर सकते हैं चाय का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पहले कि कौन कौन से स्टेट हैं जो चाय की पैदावार में क्रिटिकल रोल क्या करते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं, अपने आप को महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया है जब हम बात करते हैं चाय के उत्पादक राज्य के रूप में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है असम, असम, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरला। ये वो स्टेट है जो प्रोडक्शन ऑफ टी में इंपॉर्टेंट की प्लेयर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टी, है ना। और ये कौन है? की स्टेट है ये, यानी कि इंपॉर्टेंट स्टेट है जब हम बात कर रहे हैं चाय उत्पादक राज्य के रूप में। ठीक है, बात करते हैं कि कौन कौन सी जलवायु आवश्यक होती है टी उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए। तो तापमान, मध्यम तापमान होनी चाहिए, आर्द्रता भी अधिक होनी चाहिए, है ना, और वर्षा होनी चाहिए नॉर्मल, कार्बन पदार्थों से भरपूर अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? यानी कि सिंपल ही कह सकते हैं कि वर्ष तापमान ऐसा नहीं होना चाहिए कभी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, यानी कि उतार चढ़ाव वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, स्टेबल तापमान होना चाहिए। ठीक है, क्लियर पॉइंट? स्टेबल तापमान होना चाहिए, ज़्यादा अधिक भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। आर्द्रता अधिक होनी चाहिए, है ना, क्लियर पॉइंट है। तो आप समझिए पहले बताता हूँ, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जहाँ पर बता रहा है अम्लीय मृदा होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि हाँ अम्लीय मृदा होनी चाहिए। ठीक है, मध्यम तापमान होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए तापमान, स्टेबल तापमान, यानी कि उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए तापमान में, तापमान में उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। वितरित वर्षा होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, उच्च अधिक आर्द्रता वाला वायु यहाँ पे होनी चाहिए। क्लियर पॉइंट है, राइट। वर्षा की बात, कितनी वर्षा होनी चाहिए, कोई आइडिया? ऐसा कोई जो पढ़ रहा हो, जिन्हें पता हो कि चाय के बागानों में या चाय के उत्पादन के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए लगभग? ठीक है, तो 1200 mm से 2500 mm, कहाँ तक? 1200 mm से मिलीमीटर से 2500 mm वर्षा होनी चाहिए। टेम्परेचर 18 से 30 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और आर्द्रता, आर्द्रता 70% से अधिक होनी चाहिए, कम से कम 70। ठीक है, यानी कि उच्च आर्द्रता होनी चाहिए, राइट। और जब हम बात कर रहे हैं तापमान होना चाहिए 18 से 30, वर्षा होनी चाहिए 12 से 2500 mm। ठीक है सब, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क किस संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्या है? भारत में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या होता है? तो पहले मैं बताऊं चाहिए कि एग्रीगेटर, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है क्या। तो भारत की जो डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम है ना,
उसका जो पूरा जो इकोसिस्टम है उसे बोलते हैं अकाउंट एग्रीगेटर, यानी कि डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को हम बोलते हैं अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। ठीक है, क्लियर बेटा, समझ गए यहाँ तक? यह क्या होता है? यह व्यक्तियों और व्यवसाय दोनों को लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं के साथ अपने वित्तीय डेटा को क्या करता है? सुरक्षित और कुशलता पूर्वक एक्सेस करता है, साझा करता है। एग्रीगेटर जो हम बात करें फ्रेमवर्क में, हमने दो चीज़ यहाँ पे बताई कि अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, वो आपको बताया, फिर उसका काम क्या होता है ये आपको बताया। जो व्यक्ति हैं, जो व्यवसाय है, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको लाइसेंस प्राप्त संस्थानों के साथ अपने वित्तीय डेटा को क्या करना है? फाइनेंशियल जो डेटा है उसको क्या करना है? सुरक्षित रखना है, साथ ही साथ उसको क्या करना है? इकट्ठा भी करना है और एक्सेस भी करना है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि विनियमन कौन करता है? विनियमन कौन करता है? तो विनियमन करता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा है ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है किससे? एग्रीगेटर अकाउंट फ्रेमवर्क को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। जो क्या रेगुलेशन में क्या देखता है? सुरक्षा देखता है, प्राइवेसी देखता है ना, और जो कंज्यूमर है उसका इंटरेस्ट को भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व बैंक काम करता है। ठीक है, जो फ्रेमवर्क है बहुत जल्दी से डेवलप हुआ है, बहुत तेजी से विकास हुआ है इसका, और आज के डेट में 112 मिलियन उपयोगकर्ता, उपभोक्ता कह लो, इस तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। क्लियर पॉइंट? तो आप समझे कि डिजिटल एग्रीगेटर फ्रेमवर्क एक रेगुलेटेड डिजिटल सिस्टम है जो भारत रिजर्व बैंक की देखरेख में जो हमारा फाइनेंशियल डेटा होता है ना, उसको कलेक्ट करता है, एक जगह एसिमुलेट करता है, केंद्रीकृत करता है, और साथ ही साथ उसका एक्सेस करने या साझा करने की क्या रखता है? सुविधा प्रदान करता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है? इसके लिए कोई संस्था क्या डेवलप किया गया है? तो इसके लिए एक सिस्टम क्या गया? ओपन बैंकिंग एवं डेटा एम्पावरमेंट के लिए एक कदम उठाया गया है 2021 में। ठीक है, ओपन बैंकिंग एवं डाटा एम्पावरमेंट, ये स्टार्ट किया गया था 2021 में। ठीक है, ये है 2021 में स्टार्ट किया गया था। मुख्य काम क्या है? उपयोगकर्ता जो है, जो उपभोक्ता है, उसकी सहमति लेना, डाटा साझा करना, है ना, डेटा को सुरक्षित रखना, डेटा की प्राइवेसी बनाए रखना, ये सब चीज़ इनके काम रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बट क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क किस संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। राइट, क्लियर पॉइंट है? और आपको बता दिया गया कि जो एग्रीगेटर अकाउंट फ्रेमवर्क है वो क्या होता है, काम क्या करता है, क्यों स्टार्ट किया गया था, है ना, सब आपको बता दिया गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कच्चा द्वीप सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया जाता है? कच्चा द्वीप का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया जाता है? पाक जलडमरू में एक छोटा सा निर्जन द्वीप है। अंडमान सागर में प्रमुख बंदरगाह सुविधा के वाले एक आबाद द्वीप है। लक्षद्वीप के समूह के पास एक प्रवाल द्वीप है। असम और बांग्लादेश के बीच एक विवादित द्वीप समूह है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। जो कच्चा द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, यानी कि कच्चा द्वीप एक जो है, जो पाक जलडमरू मध्य है, वहां पर स्थित एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट निर्जन द्वीप है। निर्जन मीन्स वहां पर आबादी लोग नहीं रहते हैं। राइट, जो उत्तर में तमिलनाडु हो गया भारत की तरफ से, और श्रीलंका में जाफना द्वीप है, जाफना प्लेस है, उसके बीच यह इसकी स्थिति है, इसका लोकेशन है, अगर हम लोकेशन की बात करें तो। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट, क्लियर। यह पहले अगर थोड़ा इतिहास में जाए तो ऐतिहासिक रूप से जब हम बात करते हैं, यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच
एक डिस्प्यूटेड एरिया था, डिस्प्यूट का कारण था, विवाद का विषय था। बट 1974 ईस्वी में एक समझौता हुआ और जिसके तहत भारत ने कच्चा द्वीप समूह को श्रीलंका को सौंप दिया था। यानी कि अब जो कच्चा द्वीप है वह श्रीलंका की संप्रभुता के अधीन आता है। ठीक है, इसके बदले भारत को बैडगे बैंक प्राप्त होते, प्लेस है बैडगे बैंक। ठीक है बेटा, तो भारत ऐसे नहीं दिया था, बैडगे बैंक है वो भारत को मिला था इसके बदले। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आज राजनीतिक रूप से राजनीतिक बहस बनी हुई है, क्योंकि जो तमिलनाडु मछुआरे हैं, तमिलनाडु से रिलेटेड, उनके अधिकार राष्ट्रीय संपदा के संपन्न में, तो इन सब चीज़ों को लेकर आज इस द्वीप को लेकर के बहस थोड़ी सी रहती है राजनीतिक रूप से। ठीक है, तो आपको पता चल गया समझौता कब हुआ था। 1974 में हुआ था, आप याद रखेंगे। समझौता हुआ था 1974 में। ठीक है, जिसके थ्रू कच्चा द्वीप श्रीलंका को सौंपा गया और बेडगे द्वीप भारत को मिला, बेडगे लोकेशन। ठीक है, यह बंजर है, निर्जन है, पानी पीने का वहाँ पे नहीं है ना, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, सब क्लियर पॉइंट है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हमें देखने को मिलता है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए, श्री नारायण गुरु निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? एक जाति, धर्म और ईश्वर के प्रचार का प्रसार, ब्रह्म समाज की स्थापना, चिपको आंदोलन की शुरुआत और नमक सत्याग्रह के नेतृत्व के लिए। बताइए, श्री नारायण गुरु को क्यों याद किया जाता है? थोड़ा ये फेमस है, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर के विचार का प्रचार उन्होंने किया था, इसलिए इन्हें याद किया जाता है। क्लियर पॉइंट। बेसिकली अगर हम बात करें श्री नारायण गुरु को, वह एक समाज सुधारक थे, आध्यात्मिक थे, आध्यात्मिक नेता थे, जिन्हें सामाजिक समानता, विश्व बंधु के समर्थन के लिए जाना गया और उन्होंने केरल में प्रचलित या फेमस एक कठोर जातिगत व्यवस्था को चुनौती दी, है ना, इसलिए इनको जाना गया। श्री नारायण जी ने पीर पलान योगम की संस्था, एक संस्था है, इसको स्थापित किया था। ठीक है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि पीर पालन योगम संगठन है वह किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन इससे जुड़े हुए नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं संगठन से जुड़े हुए, कि निम्नलिखित में से कौन किस संस्था से जुड़े हुए हैं, किससे नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, क्योंकि ये अभी न्यूज़ का बना हुआ हिस्सा है और ये एक संस्था न्यूज़ में है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। इस संगठन को स्थापित किया गया था कि जो अपरिवर्तन आंदोलन की शुरुआत हुई, ब्रह्म सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए, इन सब में इस संस्था का क्रिटिकल रोल रहा है, तो ये आपके सामने मैंने रख दी। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, तो समझ में आ गया। एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यानी कि मेन जो कॉज था इनका वो था जातिगत व्यवस्था को लेकर। ठीक है, और उन्होंने विचार फैलाया कि एक ही जाति के लोग हैं, एक ही धर्म है, कोई धर्म नहीं होता, भगवान भी एक ही है। ठीक है साहब। दूसरा क्वेश्चन बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आप सभी को पता है। चिपको आंदोलन क्या था भाई? चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन पर्यावरणविद थे, जिन्होंने पेड़ों से लिपट के पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया था, जिसे बोले चिपको आंदोलन। उत्तर भारत में हुआ था, तो बहुत सारे पर्यावरणविद इसमें शामिल थे। ठीक है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी को पता है, महात्मा गांधी। ठीक है, क्लियर। तो आप ये चीज याद रख सकते हैं। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, चाय की खेती के लिए उच्च आर्द्रता, चाय की खेती के लिए उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। सामान्य 70% से अधिक। भारत में प्रमुख चाय उत्पादक असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। चाय के पौधे खराब जल निकासी वाली क्षारीय मिट्टी में सबसे अच्छे से पनपते हैं। देखो, जब अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था बेटा अम्लीय मिट्टी थी। कैसी मिट्टी थी? मैंने अम्लीय मिट्टी बताया था आपको। आप अगर क्लास ध्यान से सुन रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था अम्लीय मृदा, मैंने आपको अम्लीय मृदा बताया था।
जो अच्छी होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा हो जाता है गलत, तो जहाँ पे थर्ड लगा हो वो हो गया गलत। ठीक है, फर्स्ट यानी कि ऑब्वियस सही हो गया। सेकंड देखेंगे तो आपको पता था असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, मैंने आपको भी बताया था, तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। चलिए आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जियोपॉलिटिक्स, और एक संस्था है ओपेक और दूसरी संस्था है ओपेक प्लस। इसके बाद में जानेंगे ओपेक प्लस के बारे में। ओपेक और ओपेक प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपेक और ओपेक देश मिलकर वैश्विक तेल उत्पादन का 59% उत्पादन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ओपेक प्लस का सदस्य है। ओपेक का गठन 1960 में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा किया गया था, और ये हमारे ऑप्शन है 1 2 3 1 3, केवल 2 केवल 1। तो पहले हम जानेंगे हम इम्पोर्टेंट चीज कि ओपेक है क्या, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ओपेक। तो जो हमारा क्वेश्चन है पूरा उसका ओरिएंटेशन है ओपेक प्लस या ओपेक देशों के बारे में, है ना। तो ओपेक की स्थापना पेट्रोलियम नीतियों के जो क्या है उनको समन्वित करने के लिए, और साथ ही साथ जो ऑयल मार्केट है उसको स्थिर करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ये हो गया ओपेक की बात। वही मैं बात करूं ओपेक प्लस, तो ओपेक प्लस अतिरिक्त तेल उत्पादक देशों को शामिल करके इस समन्वय का विस्तार किया गया। लेकिन जो ओपेक था उसमें और सदस्यों को शामिल किया गया और नया ग्रुप बनाया गया ओपेक प्लस। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। उद्देश्य वही था कि जो वैश्विक तेल आपूर्ति है उसको और कीमतों को प्रभावित ना होने दिया जाए, लेकिन हालांकि उसका प्रयोग हम अलग तरीके से इसका किया जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन उद्देश्य यही था कि मार्केट में तेल की वैल्यू जो ऑयल मार्केट है वो ज़्यादा उतार चढ़ाव ना दिखे और उसका प्रयोग मार्केट को स्टेबल करने में किया जाए। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए तो हम बात करेंगे पहले उन जो ओपेक है। ओपेक का गठन 1960 में हुआ था, यहाँ देखो 1960 में हुआ था। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा किया गया था। वहीं हम बात करें ओपेक प्लस, तो ओपेक प्लस में क्या होता है, ये हो गया ओपेक। ओपेक में 10 और सदस्य जोड़े गए और इनको मिला के बनाया गया ओपेक प्लस। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ओपेक प्लस बनाया गया। जब हम बात कर रहे हैं ओपेक और ओपेक प्लस, तो ओपेक जो ग्रुप था वो मेन किसके लिए था बेटा, ऑयल के लिए था, ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जो ऑयल मार्केट है उसको स्टेबल रखने के लिए, है ना। और ओपेक प्लस जो बचे हुए देश थे वो भी इसमें शामिल हो गए, ऑयल से रिलेटेड जो उत्पादन करने वाले थे वो भी इसमें शामिल हुए। ठीक है, तो उत्पादन के रूप में यह 59% पूरे उत्पादन का करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यह भी ठीक है। क्लियर पॉइंट। तो जो स्टेटमेंट गलत है वो स्टेटमेंट गलत ये है कि यूएसए ओपेक प्लस का सदस्य नहीं है। तो आप याद रखेंगे यूएसए तेल का प्रोडक्शन तो करता है, बट क्या है, यह ओपेक प्लस का मेंबर नहीं है। ओपेक प्लस का मेंबर नहीं है। तो स्टेटमेंट कौन सा ठीक हो बेटा, बी हमारा गलत हो गया, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो गया। जहाँ जहाँ सेकंड है वो काट सकते हैं, ये गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ये ऑब्वियस सही है, तो हमारा बेटा थर्ड वाला यहाँ पे ठीक हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। WTO समझते विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। इसने जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट का स्थान लिया है। विवाद निपटान प्रणाली विश्व व्यापार संगठन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और कौन सा कथन सही है ये देखना है, केवल एक सही है या केवल दो है, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, 10 सेकंड का समय आप लीजिए सो दैट आप ट्राई करें और अपडेट देखें कि आप कितना तैयारी को जांच पा रहे हैं। ठीक है, करिए। तो जब हम बात कर रहे हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार को विनियमित यानी रेगुलेट करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। जब हम बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और इसने जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ्स गैट का स्थान लिया था, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक यह स्थान बिल्कुल ठीक है। इसने गैट WTO से पहले जो संस्था थी जो यह काम करती थी वो गैट हुआ करती थी, गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, बाद में इसको रिप्लेस करके 1995 में WTO को स्थापित किया गया, जो अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करती है, विवादों का निपटारा करते हैं और साथ ही साथ जो
व्यापार है उसको उदार बनाने के लिए काम करती है। ठीक, भारत विश्व व्यापार संगठन के जो पूरा सिस्टम, जो ढांचा है, उसका एक संस्थापक सदस्य है। आप ये बात याद रखेंगे, भारत WTO का एक संस्थापक सदस्य है। ठीक है, संस्थापक सदस्य है भारत। तो नॉर्मल सदस्य और संस्थापक सदस्य में अंतर होता है। संस्थापक सदस्य यानी कि स्थापना के समय उसका सदस्य होना, स्थापना करने वाले। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन 1995 में एक समिट हुआ था, मरारकस समझौता। ठीक है, तो WTO मरारकस समझौता था, उसके तहत इसको स्थापित किया गया। उसके तहत इसने रिप्लेस किया था गैट को, है ना। तो मरारकस समझौते के तहत गैट को रिप्लेस किया गया WTO के द्वारा। ठीक, तो देखते हैं ये हमारा ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड विवाद निपटारा करता है, तो स्टेटमेंट सेकंड भी ठीक है। आप ध्यान से अगर सुन रहे हो तो मैंने ये बात बोली है अपनी कन्वर्सेशन के दौरान कि यह विवाद निपटान करने में भी विश्व व्यापार संगठन WTO का एक क्रिटिकल रोल होता है। ठीक है, WTO डिसीजन भी देता है, अर्धन्यायिक कार्य भी करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में कौन सा GST सुधार उपाय विशेष रूप से भारत में लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर लक्षित है? बीमा पर GST छूट, ऑटो पार्ट्स पर दरों में कमी, सभी GST के लिए डिजिटल फाइलिंग और 40% नई कर दर शुरुआत। तो हाल ही में कौन सा GST सुधार के कार्य चर्चा का विषय बना हुआ है? तो न्यूज़ बेटा ये है कि 40% नई कर दर की शुरुआत की गई है, नया स्लैब डाला गया 40% का, जो कहाँ है? जो लग्जरी आइटम्स पर होगा। लग्जरी और जो हार्मफुल आइटम्स होते हैं उन पर ही डाला जाएगा। ठीक है, तो बताइए लग्जरी आइटम, हानिकारक आइटम कौन से, जैसे कि पान मसाला, सिगरेट, है ना, इन सब पर क्या रहेगा? अब से 40% GST का स्लैब लाया गया है। क्लियर? GST क्या है? GST व्यवस्था में सामाजिक और जो हमारी अप्रत्यक्ष कर थे सारे, उनको मिलाकर, उनको कोलैब करके एक कर सिस्टम लाया गया, जैसे हम बोलते हैं GST, गुड एंड सर्विस टैक्स। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि GST को किस संविधान संशोधन के माध्यम से और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, किस आर्टिकल के माध्यम से GST को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आज का सेशन ही रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।